वो लगाया था यूएसए। से शुरुआत कर ले पहले। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिया गया है आपके आयरलैंड। आयरलैंड से, है ना। अगर नीति निदेशक तत्व की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सकारात्मक प्रवृत्ति का है, राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, इतना हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना तो पूछा ही जाता है। बाकी तो इसमें 3 प्रकार के सिद्धांतों का समावेश है, किया गया है। 3 प्रकार जो सिद्धांत है कौन-कौन से हैं? गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक। उदारवादी। कभी-कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन-सा गांधीवादी सिद्धांत है, कौन-सा समाजवादी, कौन-सा आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं ना जो गांधीवादी में भी मिलते हैं, वही उदार बौद्धिक सिद्धांत में भी चले जाते हैं, और कभी समाजवादी में भी चले जाते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। वो जब आप पढ़ेंगे सही से तब आपको समझ में आएगा, ठीक भाई। इतना आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और इसमें इतना तो याद रखना है, और क्या ध्यान रखना होगा? बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, इस वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न कौन सा है? ये है, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? तो भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है ना। बात सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है यस सर। आपका। स्वतंत्र है, संप्रभु गणराज्य। संप्रभुता हमने बताई है आपको, जो पढ़ाया है कि स्वतंत्रता, सॉरी, संप्रभुता जो होती है वो राज्य का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है, ठीक है। संप्रभुता, देखिए, राज्य के लिए जरूरी है कि जनसंख्या होनी चाहिए, उसकी संप्रभुता होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, सत्ता सब होनी कुछ चाहिए सरकार। ये सत्ता होनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि संप्रभुता होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। तो संप्रभुता, संप्रभु गणराज्य है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? एक शब्द आपको बताए हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, मतलब राष्ट्रपति का जो पद है, वो कैसा है? निर्वाचित पद है ना, वंशानुगत पद नहीं है। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है और संप्रभु गणराज्य भी है, ठीक है ना। इतना हमने आपको पहले भी बता रखा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगे जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। क्या ये वाला स्टेटमेंट आपका कैसा सही है कि गलत है? तो दूसरा भी आपका सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है? संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत कौन है? तो जनता है। हम जनता। भारत के लोग से इसकी शुरुआत ही होती है, तो हमें यहीं से पता चलता है कि ये जनता ही अंतिम रूप से इसका सोर्स मानी जाती है। सत्ता का स्रोत या सत्ता का जो पकड़ है वो किसमें है? निहित जनता में निहित है भाई, ठीक है। तीसरा भी सर सही है। सर हाँ भैया बोलिए। तीसरा भी सही है। चौथा क्या है? अल्पसंख्यक, जनजाति, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ये भी बोला गया है आपके प्रस्तावना में ही। प्रस्ताव तो चौथा भी सही है। इसका मतलब क्या है? चौथा स्टेटमेंट आपका सही, डी। मतलब डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चले, ठीक है। कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। ये जरूर देखना, क्योंकि ये कभी कभी हम सब यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं और फिर हम कुछ को कुछ उत्तर लगा लेते हैं, ठीक। अंबेडकर कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के काम ना करने का आरोप भी लगाते थे। तो बात सही है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट सही है आपका। कई बार ऐसा आरोप लगाते हैं। वो आपने एक सुना होगा, गांधी भूत की आर्टिकल तरह 46। गांधी भूत की तरह धूल उड़ाते हुए आते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसा उनका उनका कथन रहा अम्बेडकर साहब का गांधी जी के लिए। तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा इतिहास में। दूसरा है, संविधान सभा उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। तो हमने पढ़ा है, संविधान सभा की जो मानसिकता थी वो ये थी कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों का समावेश किया, उच्च आदर्शों को शामिल किया है भारतीय संविधान में, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण करते समय उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों को समाहित करना है, इस बात का ध्यान रखा था, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा क्या है? संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है। संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, और संघात्मक संघात्मक व्यवस्था कहां से है? कनाडा के संविधान से ली गई है। संसदीय व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी भी कहा जाता है। हमको ये बात पता होनी चाहिए भाई। संसदीय व्यवस्था के कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कुछ पता है आप लोगों को संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या क्या है? इसका बहुत सारा ऐसा स्पीकर इलेक्टेड होता है और बाई कैमरलिज्म होता है यहाँ पे, हम्म और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
एग्जीक्यूटिव इसके संसदीय लिए लेजिस्लेचर के लिए संसदीय रिस्पॉन्सिबल होगा। सुनिए सुनिए संसदीय व्यवस्था में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इसमें वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक भी होती है, नाम मात्र की भी होती है। जबकि आप अध्यक्षात्मक प्रणाली में जब जाएंगे तो वहां पे आपको दोनों प्रणाली एक ही साथ मिल जाएगी। हमारे यहाँ क्या है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति। ठीक है। और याद रखना, कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। एक अस्थायी, दूसरे स्थायी। अस्थायी जो होती है उसमें राजनीतिक लोग शामिल होते हैं, और स्थायी जो होती है उसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, जो सचिवालयी सहायता प्रदान करने के लिए बैठे रहते हैं लोग। बात समझे ना? सचिवीय सहायता देते हैं ये लोग मंत्रियों को, ठीक है, डिपार्टमेंट्स को अपने। तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो तीनों का तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा फिर, है ना? अगला क्या Yes, प्रश्न था? सही कथन बताना है इसमें भी भाई, ये ध्यान रखना जरूर। सही और गलत दोनों चीजें जरूर याद रखनी है। पहला है संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सीधे सीधे। गलत। मात्र 10% लोगों ने वोट किया था, और हमने क्या बताया है, 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें मताधिकार को सीमित किया गया था। मताधिकार जो सीमित किया गया तो 3 आधारों पे किया गया था: शिक्षा के आधार पे, संपत्ति। इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे, और उनके टैक्स पे के आधार पे। उन तीनों आधारों को संविधान सभा के चुनाव में भी मान्यता दी गई थी। उन तीनों आधार पर ही ये संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें मात्र 10% वोटिंग हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात याद रखना, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आया था वो प्रस्ताव लेकर ही आ गया था कि अगर देशी रियासतें चाहें तो अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करके भेज सकती हैं, और बाकी चाहे तो चुनाव करवा सकते हैं, चुनाव के द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को भेजे, है ना? तो हमने ये भी पढ़ा है संविधान में। इस प्रकार से संविधान सभा कैसी है? आंशिक रूप से मनोनीत भी थी और आंशिक रूप से निर्वाचित भी थी। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। दूसरा क्या था? सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर वोट का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्या ये सही था? सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ तो यही है। ठीक है, ये सही है। दूसरा भी सही, दूसरा सही है। लेकिन एक चीज और है ना, संविधान सभा में सार्वभौमिक, संविधान सभा बनने के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? संविधान सभा के चुनाव की तो बात हो ही नहीं रही है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी सही रहेगा। ठीक है, ठीक भैया, सुन रहे हैं ना भाई? जी सर। हाँ, तो ये भी आपका सही रहेगा, क्योंकि संविधान सभा में बात हो रही है कि बिना किसी वाद विवाद के संविधान सभा ने क्या कर दिया, वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को पारित कर दिया था संविधान सभा में, संविधान सभा बनने के सर बाद। वाद तो हुआ होगा ना सर, विवाद संविधान सभा में ऐसे थोड़ी ना पास हो गया होगा। नहीं, वो कर दिया था उन्होंने, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी थी जो अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे, उन्हीं आधार ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कर दिया था बिना किसी वाद विवाद के। तो इसका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान हो गया। अगला प्रश्न क्या था? सही कथन फिर से बताना भाई, कुछ गड़बड़। धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है कि गलत है? भारत के संविधान में नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात तो सही है, नागरिकता। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे ताकि संविधान निर्माण में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तो ये वाला गलत, आंशिक रूप से नामांकित चुने हुए थे। ठीक है, दोनों ये तो चीज थी। दूसरी बात ये भी थी कि मताधिकार को क्या किया गया था, सीमित किया गया था, वो भी 3 आधारों पर किया गया था। भैया ध्यान रखना, 1935 के अधिनियम के आधार पर किया गया था सीमित, और 1937 के चुनाव में किया गया था सीमित। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। वो 3 आधार हमने पिछले वाले प्रश्न में बताए थे, तो हमको याद रखना। तो दूसरा गलत हो गया, पहला आपका सही रहेगा। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है, फिर से सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, सामाजिक लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समता, बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा है, समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक
व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी, वहीं स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। समता विहीन का मतलब क्या है? अगर समानता जहां पे नहीं होगी, समानता का कोई प्रावधान नहीं होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रभुता को जन्म दे सकता है। तो समता विहीन है, समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को, ये बात सही है, ठीक है। वहीं स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। अगर स्वतंत्रता नहीं रहेगी व्यक्ति के पास, वो कर क्या सकता है ना? आपके पास स्वतंत्रता है पढ़ने का, घूमने का, टहलने का, काम करने का, नौकरी करने का, पेशा अपनाने का, तभी ना आपका व्यक्तित्व है कुछ न कुछ। बात समझे ना? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला सही है कि नहीं? पहला तो सही है सर। पहला सही है और दूसरा भी सही है। सर दूसरा वाला समझ में नहीं आ रहा है सर। इसमें कह रहे हैं कि समता विहीन 4 जातियां हैं समाज में, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, सब लोग हैं। अगर मान लीजिए बहुसंख्यकों को बोला जाए कि ये सबसे ज्यादा है, तो इनकी बात सबसे ज्यादा मानी जाएगी। अल्पसंख्यक जो है उनकी बात कम मानी जाएगी। तो मतलब क्या है भैया? वहां पे समानता की बात नहीं, समानता नहीं है वहां पे समता विहीन वाली बात हो रही है। तो समता विहीन अगर समाज है तो वहां पे कुछ ही व्यक्ति होंगे, उनकी सत्ता या उनका नियंत्रण ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों पर काबिज रहेगा। ये पहले वाले स्टेटमेंट का, ये दूसरे के पहले भाग में यही बात बोली जा रही है, ठीक है ना? चलो, तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या था? बाप रे, तो बहुत बड़ा लग रहा है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन में कौन से बिंदु शामिल थे प्रस्तावित बिंदुओं में? चलो ये वाला बताओ। तो पहला वाला स्टेटमेंट है और सही कथन भी बताना है, ठीक है। प्रत्येक प्रांत देशी रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या को अनुपात में सीटें दी गई। बात तो सही है। साधारणतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। पहला सही हो गया। सही है सर। दूसरा क्या है? प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। ये भी सही है। सही है, सही है। तीसरा है प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग भी किया। ये भी बात सही है ना? और चौथा क्या है? देशी रियासतों प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया। भाई आप चाहें तो अपना प्रतिनिधि खुद चुन के भेज दें, नहीं तो आप चुनाव करवा दीजिए, ऐसा उनको बोल दिया गया था, ठीक है। तो चौथा भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही हो जाएगा डी। हाँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हो गया सही। इतना कोई टफ प्रश्न तो नहीं था ना कि जो आप लोग समझ नहीं पाए हो, है ना? कथन है, कथन और कारण वाला प्रश्न है। आशीष हाथ उठाए, कुछ कहना है क्या आपको? नहीं सर, सॉरी, टच हो गया बाय मिस्टेक। अच्छा, सॉरी। कथन है कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं और यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। बात सही है जी, ठीक है, कथन सही है। अगर संविधान कठोर है तो समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अगर उसको नहीं बदला गया तो वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा अमेरिका में क्या हुआ? गृह युद्ध हो गया। फ्रांस में क्या हुआ? कुछ ही साल में कई बार संविधान को बदला गया। अमेरिका में भी यही स्थिति हुई थी। लेकिन भारत के संविधान में ऐसी समस्या नहीं आई, है ना? भारत का संविधान दोनों ही चीज है, कठोर भी है, लचीला भी है। संशोधन के मामले में कठोर है कि लचीला है, दोनों का समन्वय है, उसमें सामंजस्य है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सॉरी कथन सही है। कारण क्या है? सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। सफल संविधान वही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है ना? लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। कारण जो है ना, कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। सर ये कैसे पता चलेगा सर ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं? हाँ, कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव नष्ट हो जाते हैं। यदि संविधान अत्यधिक लचीला तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब शब्द लगाएंगे ना
तो क्या होगा? क्योंकि कठोर संविधान समाज की बदलती परिस्थितियों को समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने में सक्षम नहीं होता है। ऐसा अगर इस कारण हो जाता तो वो आपका व्याख्या कर देता। ठीक है, दूसरी चीज बता देते हैं। अगर ये कारण कथन की जगह कारण कथन की जगह होता, कथन कारण की जगह होता, तो ये जो कथन की जगह वाला है वो कारण वाले की व्याख्या कर देता, तब उसका स्टेटमेंट पहला वाला सही हो जाता, ए सही हो जाता। ठीक है, तब कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर देता। बात समझे? ओके मतलब कथन कारण पे पहुंच गया होता, कारण कथन पे चला गया होता। ठीक है ना? तब आप कहिए ए वाला सही है, लेकिन अभी बी वाला सही है इसका। ठीक है, अगला क्या प्रश्न है? कथन है संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही संस्था या विभाग का सभी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। बात तो सही है ना? जी सर। बात तो सही है। कारण है भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया। बात ये भी सही है। सही है। ठीक है, अगर समझना चाहें तो रूपरेखा जब बनाई जाए, जैसे कोई घर बनवाना है ना, सबसे पहले ध्यान रखा जाता है नींव तो कथन बनेगी। सही है, गलत है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन। ठीक है, उस घर में वेंटिलेशन का भी ध्यान रखेंगे, पहले पानी निकालने की सुविधा रखेंगे, बाथरूम कहाँ बनेगा, भंडार गृह क्या होगा, किचन कहाँ होगा, सब पूरा का पूरा सही कर लेंगे पहले ही। अगर हमने पहले ही डिसाइड नहीं किया ये सारी चीजें, तो उस घर में फिर से तोड़फोड़ मचानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अतिक्रमण करना पड़ जाएगा। वैसे ही है कि संविधान में अगर मान लीजिए रूपरेखा तो तैयार करनी है, तो रूपरेखा को तैयार करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कोई किसी की शक्ति का अतिक्रमण ना करने पाए, कोई किसी पर नियंत्रण ना लगा पाए, लगाम ना कसे, सब अपने अपने काम करें, सबके अपने अपने काम रहेंगे, ईमानदारी सब अपने अपने काम करते रहेंगे। अगर ये बात हो जाएगी तो संविधान क्या हो जाएगा, वो सही तरीके से काम करेगा। भारतीय संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया इस तरीके से ताकि तीनों में समन्वय स्थापित रहे, तीनों सामंजस्यता को मेंटेन रखें, है ना, तीनों संस्थाएं। बात समझे ना भाई? तो कारण इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है ना कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, सही उत्तर हो गया ए। ओके, 42 नंबर हो गया। कथन है इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं बल्कि उनके पास दस्तावेजों निर्णयों की लंबी श्रृंखला है। बात सही है, संविधान नहीं है लेकिन दस्तावेज हैं उनके पास, निर्णय की एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला है। जैसे हमने चार्टर का नाम सुन रखा है। चार्टर क्या है? महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षरित लेख हैं वो, जो ब्रिटेन के कानून को निर्धारित करते हैं, शासन चलाने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं वो। कारण है कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। तो क्या कथन और कारण दोनों का कहीं से कुछ मैच दिख रहा है? ऐसा लगे कि व्याख्या भी कर रहे हैं? नहीं ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कथन और कारण दोनों सही हैं। बात समझ रहे ना? क्योंकि ऊपर तो इंग्लैंड के संविधान की बात हो रही थी, नीचे ये पता नहीं कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की बात हो रही है, संविधान के उद्देश्य की बात यहां होने लग गई है ना। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। कथन है संविधान सरकार को शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम कानूनों के साथ शक्तियां भी देता है जिससे वो समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। बात तो सही है, सरकार को शक्ति प्रदान करता है भैया कि समाज में सामूहिक भलाई का काम करें, लेकिन दूसरी तरफ शक्ति पर नियंत्रण भी रखता है। बात तो सही है कथन। कारण है भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो ये वाला सही है क्या? नहीं सर, नागरिकता हमारे यहाँ किसी धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे नहीं मिली हुई है किसी को, है ना, कि किसी का घुंघराला बाल है, किसी के भूरी भूरी आंख है, कोई गोरा है, ऐसा थोड़ी ना है कि उसी को नागरिकता मिलेगी। नागरिकता सबके लिए है ना। हमारे जैसा काला कलूटा भी भारत का नागरिक है ना। तो ऐसे ये कारण तो गलत है इसका, कथन इसका सही है, तो कथन सही है, कारण गलत है, सी उसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? किसी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा होता है। बात तो सही है, हमने संविधान जब पढ़ाए हैं क्लास 11th वाला, तो हमने उसमें बताया ना संविधान की जरूरत क्यों है।
तो संविधान की जरूरत भैया इसीलिए है कि ये जनता की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को निर्धारित करता है, इसलिए संविधान की जरूरत है। तो कथन क्या है अपना, सही हो गया। कारण क्या है, संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों, शिक्षा सहित गरिमा, सामाजिक आत्मसम्मान से लबरेज जीवन जीने के लिए सभी आधार प्रदान होने चाहिए। ये भी सही है। कारण व्याख्या भी दे रहा है कथन की, बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि ऊपर बात हुई है नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। अगर पिटारा है तो निर्धारित जरूर करेगा इस बात का कि जनता की भौतिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए। बात समझे? वो अलग बात है, भौतिक जरूरतें समय बदलने के अनुसार ही बदलती रहती हैं। जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान होता था, आज के समय में क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है ना, स्वस्थ वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है, ये सब भौतिक आवश्यकताएं हो गई हैं आज के समय की, पता ना आप लोगों को? तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ओके, कथन बताना है गलत कथन बताना है इसमें। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। संविधान सामूहिक पहचान दिलाता है, ये बात हमने पढ़ रखी है, एनसीईआरटी में ही पढ़ रखी है, क्लास 11th वाले में ही पढ़ रखी है, संविधान सिद्धांत और व्यवहार में ही पढ़ रखा हमने। दूसरा है संविधान आधिकारिक बंधन लगाने के साथ साथ सभी नागरिकों को नैतिक पहचान भी देता है। तो गलत पूछा गया है, इसमें बताओ दोनों सही है, ठीक है? सही उत्तर डी हो जाएगा, ना तो पहला गलत है और ना तो दूसरा गलत है, ठीक है ना? चलिए अगला क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं ना। सही कथन बताना है इसमें, देखिए सही बात हो रही है। पहला है भारतीय संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करता, बात सही है? जी सर। ठीक है। समाज की आकांक्षाओं, उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है, ये भी बात सही है, संविधान ने ही निर्धारित कर रखा है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक है? लोक कल्याणकारी कार्य, संविधान के कार्य बताने हैं गलत कथन जो हो। बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना संविधान का काम है। संविधान के कार्य हमने संविधान वाले जो चैप्टर में पढ़ाया है मेंस वाले में, उसमें हमने बताया ना कि कार्य क्या क्या है इसके। जी सर। दूसरा, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश। तीसरा है कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना। चौथा है न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना। पांचवा है सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए। गलत है। अच्छे लोग आने के लिए कोई सुनिश्चित नहीं करता, नहीं, तो इसका पांचवा गलत हो जाएगा। बाकी सब सही हैं, ये ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में गलत कथन बताना है, यहाँ पे ध्यान रखना भैया। यह धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, पहला। दूसरा क्या है, इस धर्म को भारत के धर्म के इतिहास में क्रांति का जनक मानते हैं। तीसरा है, यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता। चौथा, यह धर्म वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था रखता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। नहीं पता सर। सी होगा सर, पुनर्जन्म को मानता है ना? तो गलत कथन पूछा गया, सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के बारे में सही कथन बताना है। पहला है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था, तो बात सही है भैया। हाँ, श्रीलंका में। दूसरा, केवल धम्म के तत्वावधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैला था, बताइए। गलत है सर, दूसरा गलत। हाँ, अच्छा एक चीज और बता दें, शशांक है। हाँ, इसमें शशांक का नाम आता है, ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में। बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही कथन बताना है यहाँ पे। पहला है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की हैं। दूसरा है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला शैली में बनी हैं। तीसरा, गया की बराबर की पहाड़ियों को तराश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। देखिए महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, देखो दूसरा सिर्फ गंधार कला शैली में ही थोड़ी ना मूर्तियां बनाई गई थी मेरे ख्याल से गौतम बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला शैली में बनी हैं। गंधार कला शैली मतलब अफगानिस्तान एरिया में हरित शिष्ट चट्टानों पर निर्मित हैं। हरित स्तरित चट्टानों से बनी हैं मूर्तियां, जो गंधार कला की मूर्तियां हैं, बड़ी चिकनी हैं। उनके पीछे आप वो देख सकते हैं, आभा मंडल है ना। आपने गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी होगी अगर कहीं पर, तो बैठे हुए पीछे देखेंगे एक चक्कर सा बना रहता है, नहीं? यस सर। गंधार कला शैली से प्रेरित है, ठीक है। तो दूसरा सही है।
अच्छा, मथुरा शैली भी उसी समय प्रफुल्लित हुई थी, लेकिन मथुरा शैली की जो मूर्तियां रही वो कैसी रही? वो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां वहां पर ज्यादातर मिली है ना? बात समझ रहे हैं? चिकनाहट जो मूर्तियों में रही वो गंधार शैली में रही। मथुरा की जो मूर्तियां रही वो थोड़ी सी भद्दी टाइप की रही, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां रही, लेकिन गंधार शैली में जो मूर्तियां बनी वो महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्तियां बनी थी। ठीक है, तो दूसरा सही है और पहला भी सही है इसका। ठीक है, गया की बराबर पहाड़ियों को तराशकर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। बौद्ध स्तूप बनाए गए थे बराबर की पहाड़ी में, विहार का निर्माण किया गया, हाँ बना। विहार बनाए गए थे। ठीक है, तो पहला दूसरा इसका सही हो जाएगा। सॉरी, हाँ, पहला दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध विद्या केंद्र है कौन कौन सा इसमें से? नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला। कर दो। वल्लभी कहाँ है? नालंदा और विक्रमशिला, बी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में सर। कर्नाटक। नहीं, गुजरात में। गुजरात। तक्षशिला? अफगानिस्तान। नालंदा बिहार में बिहार। है ना? विक्रमशिला भी अपनी। भागलपुर। तो ये चारों के चारों जो है ना बौद्ध विद्या के केंद्र रहे हैं। ठीक है, इनमें से अभी हमें ज्यादा हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से वल्लभी जो है ये प्रश्न सर आया यहाँ भी पे हो। गुजरात जैन समिति हुआ था ना वल्लभी, गुजरात में सर। हाँ, तो नहीं ये तो विद्या का वल्लभी जो केंद्र कैसे हो सकता है? है और बौद्ध विद्या का तक्षशिला तो मौर्य के साम्राज्य से था ना, जहाँ पे मतलब ये चाणक्य वहां से उनको शिक्षा प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखना भैया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म साहित्य के संदर्भ में सही कथन बताना। यहाँ पे पहला है, इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया। इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन और उपदेश दिए गए। तीसरी कोटि कौन सी है? अधिगम अधिगम पिटक सर। अभिधम्म पिटक। हाँ। सही है क्या ये? इसमें तो हमको दोनों लग रहा है सर। दोनों सही लग सर रहे हैं। मैं भी सी लगाई हूँ। दोनों लगाए हैं सर। इसका ये भी गलत है। अभिधम्म, क्योंकि ना अभिधम्म पिटक जो है वो सिंहली भाषा से संबंधित है, आप लोगों को बता दे रहे हैं, नहीं पता होगा। और इन सब की एक अठ कथाएं भी हैं, एक एक। और इसकी जो अठ कथा का नाम, उसका नाम है मेरे ख्याल से महापच्चरी, जो सिंहल प्रदेश के बारे में बात करता है। ठीक है, तो प्रचार प्रसार से संबंधित। और ये वचन जो है ना, वचन उसमें रहा है, जो पहला वाला है, क्या नाम है उसका? सुत्त विनय, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय अभिधम्म। पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, अधिगम पिटक है ना ठीक है, तो उनसे सर। संबंधित विनय पिटक में तो नियम आचरण से संबंधित है ना सर। विनय पिटक। और हाँ, ये नियम। सुत्त पिटक क्या है? भूल गए, याद नहीं आ रहा। दर्शन। ठीक है, दर्शन। तो दूसरा गलत है। और आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटि में कैसे बांटा गया? जो साहित्य है ना, सिर्फ 3 कोटि, मतलब क्या है कि सुत्त, विनय, अभिधम्म, पिटक, यही 3 कोटियां हैं क्या ये? हमको भी लगा 3 पाली ये बोला तो तो वही होगा ना सर, तीनों। ये सिर्फ त्रिपिटक है बस। ठीक है, ठीक है ना, तो ये भी आपका गलत है। सही, ये आर एस शर्मा का है, राम शरण शर्मा वाली किताब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें मिलेगा ये। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, और अब अभी फिर टेस्ट करेंगे इसका हम, और टेस्ट हमने बोल दिया है 25 तारीख को हम रखेंगे, और चैप्टर ऊपर बता देंगे अब की बार। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ओके सर। अब की बार चैप्टर ऊपर बता देंगे। बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही कथन बताइए, लेकिन फिर उसमें उस वाले में ये नहीं होगा कि टॉप 15 वाले प्रश्न। बौद्ध धर्म के संदर्भ में देखो, ये वाला पढ़े हैं हम सब, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप लोग अगर नहीं पढ़े ना तो उसको पढ़ लीजिए, सही से पढ़िए। ठीक है, बहुत जरूरी है। पहला स्टेटमेंट है, सही कथन बताना है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को अन्नदा, वन्नदा, सुखदा कहा गया है। ये हमने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में ही पढ़ रखा है। ठीक है, बात सही है कि गलत है? सही है। दूसरा है बौद्ध साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य की रचना आमजन की भाषा प्राकृत में की गई। जी। तीसरा है, इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। पाली भाषा में है। तो पाली भाषा में है ना सर। ठीक है, पाली भाषा है, प्राकृत नहीं है। दूसरा इसलिए आपका गलत हो गया। तीसरा, बुद्धिवाद का महत्व बढ़ गया, ये बात तो सही है। तीसरा, सॉरी, पहला भी सही है। तो पहला आपका सही हो गया और तीसरा सही हो गया। दूसरा आपका गलत है क्योंकि ये प्राकृत नहीं पाली भाषा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और पाली तीसरा भाषा सही। जैन का है ना सर। हाँ, पहला तीसरा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बोला गया है? दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे, समाज से मिले दान पर जीवन जीते थे, दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते थे, दोनों राजा का आदर करना सही मानते थे और दोनों वर्गमूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे। तो असत्य कथन बताना है, वर्गमूलक समाज व्यवस्था के समर्थक कैसे रहे होंगे, है ना? कि सही है? वर्गमूलक मतलब यहाँ पे क्या हम नहीं समझे थे मतलब, है ना? पहले तो कर्म के जी, अनुसार जी। हुआ करती थी ना, बाद में वो जन्म के अनुसार हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, बौद्ध धर्म में इसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो खुद क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, है ना? वो जी सर। उपदेश दे रहे थे, तो कैसे इस बात को मान्यता दे देते कि नहीं भाई वो जन्म के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा वर्ण व्यवस्था को? अगर इस बात को मानते तो फिर आप खुद क्षत्रिय थे, वो ये काम नहीं करते, वो राजा वाला काम करते थे। बात समझे? तो इसका दूसरा वाला ही गलत हो जाएगा, बी वाला, सॉरी, ठीक ना? अगला क्या है? जैन और बौद्ध धर्मों को सहायता देने में वैश्य वर्ग के आगे रहने के कारण के संदर्भ में सही कथन बताइए। उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि खेती योतिक व्यवस्था बहुत तेजी से प्रचलन में आ चुकी थी, ठीक है, और बहुत तेजी से प्रचलन में आने के कारण क्या हुआ, किसान खेती करने लग गए। अब किसान खेती कर रहा है तो उधार किससे लेगा भाई? महाजनों से उधार लेगा, जो वैश्य हैं उनसे उधार लेगा। वैश्यों का क्या हुआ, इनका भी बिजनेस अपना चलने लग गया धीरे धीरे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि ये जो यज्ञ वाला कर्मकांड चलता है ना, कि बलि प्रथा, महीनों महीनों यज्ञ चलने लग गए, तो उसमें महीनों महीनों यज्ञ चलने का मतलब समझ रहे ना, बहुत बड़ी मात्रा में आहुति दी जाएगी, अनाज की भी, हो सकता है पशु बलि को भी बढ़ावा दिया जाए। तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं लोगों ने किया फिर इसका, क्योंकि ये बिजनेसमैन थे। बात समझ रहे ना? इससे इनके बिजनेस को घाटा हो रहा था, किसानों को तो घाटा हो ही रहा था। भाई किसान कैसे खेती करेगा? बात समझ रहे ना? और जो खेती करेगा वो सारा का सारा तो यज्ञ की आहुति में चला जाएगा, तो इनके पास क्या पहुंचेगा? तो क्यों था? देखिए, दोनों धर्म शांति और अहिंसा का उपदेश देते जो उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक थे। बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर धन लगाने वाले को अधम कहा जाता था। ब्याज पर धन देना वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा था, यह भी बात सही है। अभी हमने बताया खेती किसानी बढ़ी, तो इन लोगों ने क्या किया? अपना एक बिजनेस अपना लिया, ब्याज पर पैसा उठाने का। किसान लेने जा रहा महाजन से पैसा, बैंक तो क्योंकि उस समय थी नहीं, बात समझे। और उस समय जो राजा लोग थे, राजा लोग तो फिलहाल उस समय थे ही नहीं, वो मुखिया टाइप के होते थे वो लोग, उन लोगों के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इस मतलब जैन और बौद्ध धर्म को सहायता प्रदान की थी, ठीक है। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है भाई। अगला क्या है? बौद्ध धर्म के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में सही कथन बताना है, ध्यान रखना भैया, सही कथन है। पहला है, दोनों धर्म, जैन और बौद्ध दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, दोनों धर्म सरल शुद्ध संयमित जीवन के पक्षधर थे। तीसरा है, दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग को समान रूप से माना गया था। सर तीसरा गलत हो जाएगा इसमें। देखो, बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया था, है ना। जैन धर्म में एकांतता की बात की थी, भी गलत है। एकांतवास की बात की थी जैन धर्म ने, ठीक है। तो तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा, बाकी ये सब सही रहेंगे। इनका मध्यम मार्ग था कि भैया एकांत उकांत में नहीं रहना, अकेले अकेले मत रहो, समाज में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन ध्यान रखो जिससे तुम्हें, जिस बात से तुम्हें चिढ़ है ना, वो काम ना हो, और वो काम तुम करो भी मत, है ना। जिससे उम्मीद है कि जिससे झगड़ा हो सकता है, तुम उसके साथ मत जाना, उस जगह पर मत जाना जहां तुम्हें खतरा हो, बाकी सारा काम करते रहो आराम आराम से, मध्यम मार्ग, ठीक है। तो पहला दूसरा इसका सही हो जाएगा, तो तीसरा इसका गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। स्टेटमेंट ध्यान रखना। सट्ठी शब्द क्या है? सट्ठी कौन होते थे? सट्टी, सट्टी का नाम सुने है ना? हाँ हाँ, तो सट्टी होते थे, दक्षिण भारत में प्रचलित थे ये, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब एरिया में तो वैश्य होते थे। आने का सही क्रम क्या है? भारत में आने का सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या है? ये भी प्रश्न यूपीएससी में आया हुआ है, याद रखना। हम लोग कहते हैं सोने का सिक्का लोहे का। क्या बात है, ठीक है। एनसीईआरटी के ही सवाल है ये सब, ठीक है भाई। तो इसमें पहले आया नगर संस्कृति, लोहे खल, पंचमार का सोने का सिक्का आया था, सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलो
अगला क्या है, उत्तर वैदिक काल में द्विज। द्विज क्या है? उच्च वर्ण, कबीला, यज्ञ, सिक्का। द्विज होता था श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्विज बोलते थे उसको, ठीक है। उच्च वर्ण। उच्च वर्ण हो जाएगा इसका सही। चलो अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म में ह्रास के संदर्भ में सही कथन बताना है। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त विकृतियों को सुधार लिया, बात तो सही है। दूसरा है, समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटकर राज्य आश्रित हो गए, ये भी बात सही है कि राज्य आश्रय मिलना बंद हो गया था। सर लगभग मिलना तो बंद ही हो गया था, राज्य आश्रित हो गए थे वो। और बाद में ब्राह्मणों ने क्या किया ना, बौद्ध गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने लग गए, पता ना आप लोगों को। तो फिर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में विलीन हो गया, बात समझे। आज भी जब सर हिंदू यहाँ धर्म पे राज आश्रित का मतलब क्या होगा सर? राज्यों के आश्रय में चले गए, जो भिक्षु थे ना, वो भिक्षु जीवन जीने के लिए, जीने के आदि नहीं रहे, अब उनको राज्य आश्रय में मजा आने लग गया है, समझे? समझ गए, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएंगे, सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वो मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, वे मार्ग को मानने वाले थे। दूसरा, वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। दोनों तो सही दोनों के है। दोनों सही हैं, ठीक है। ईश्वर आत्मा को नहीं मानते थे, मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, सही उत्तर सी हो गया, सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में सही कथन बताना है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, तो बिना कुछ बोले सही हो जाएगा। दूसरा, इनके उपदेश आत्मा परमात्मा के विषय में होते थे, ये वाला सही है क्या? दूसरा नहीं सर, नियम मतलब जो मतलब सिंपल जीवन जो इससे रिलेटेड था। नियम विनियम से संबंधित है। उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया, ये बात सही है, यही पहले वाले में बता दिया था, सत्य अहिंसा आस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य गृहस्थान प्रस्थ, कैसे ना? यस सर। नहीं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चेत, सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक, ऐसे करके अष्टांगिक मार्ग। हाँ, तो अष्टांगिक मार्ग पहला और तीसरा सही है, सही उत्तर सी हो जाएगा। जैन धर्म के संदर्भ में गलत कथन बताना है। 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बसदी कहलाते थे। देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं, ये तो सही होगा। चौथा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। देखो चौथा डी वाला, क्यों ऐसा है? क्योंकि देवताओं का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था ना, किए थे ना। हाँ सर, देवताओं का अस्तित्व तो स्वीकार किया गया था, लेकिन उनको जिन से नीचे स्थान दिया गया था जैन धर्म में। हाँ, लेकिन माना तो गया था ना, अस्तित्व उनका माना गया था। जिन कौन थे? जिन जो मतलब जब ज्ञान प्राप्ति करके आ गए ना महावीर वापस, को जिन कहा गया था सर। जिन का मतलब क्या होता है? जिन्होंने कैवल्य प्राप्त कर लिया था, मोक्ष प्राप्त कर लिया, उनको जिन कहा जाता था। अपने ज्ञान में बस कर लेते हैं, जिनको विजय प्राप्त हो गया। हाँ, विजेता कहा गया है। जिन का अर्थ होता है विजेता। किसका विजेता? इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो जिसने, ठीक है। जैन धर्म के संदर्भ में सही कथन बताना। पहला है, इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। दूसरा है, इसमें धर्म उपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए। तीसरा, इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। कौन सा सही? एक और दो सही है सर, तीसरा सही नहीं है। मूर्ति पूजा की जाती थी सर, इसमें इस धर्म में मूर्ति पूजा होती थी, ठीक है। तो पहला दूसरा सही इसका। 12 अंग और 12 उपांग का संकलन हुआ था पहले जैन संगीति में। दूसरे में 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 6 सूत्र 4 मूल सूत्र का संकलन किया गया था दूसरे वाले में, ठीक है। ऐसे हुआ था। पहला इसका सही हो गया। किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? चलो बताओ। लुम्बिनी का सर, ठीक है, ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। बहुत बढ़िया। अगला क्या, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। गलत कथन बताना। पहला, कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाते थे। दूसरा है, महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ये तो बात सही है। तीसरा है, जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया। चौथा है, जैन अनुयायियों के संघ में स्त्री पुरुष दोनों को स्थान दिया गया था। बताइए कौन सा सही होगा? सी नंबर सर। गलत पुनर्जन्म को स्वीकार किए थे सर ये। बिल्कुल ठीक है, बाकी सब सही है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न क्या है? जैन धर्म के संदर्भ में सही कथन बताना है।
धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे। दूसरा, इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं। तीसरा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। सर एक और तीन एक और तीन सही है। एक और तीन। और संस्थापक कौन थे? ये ऋषभ 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 देव देव सर। और वास्तविक महावीर। अच्छा, ऋषभ देव। ओके, और सारे और क्या क्या नाम है? ये आदिनाथ। ऋषभनाथ, वृषभनाथ, वृषभनाथ। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? साढ़ है सर, साढ़। साढ़। ठीक है, वृषभनाथ है ना, तो वृषभनाथ से ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, चलो। ऋग्वेद में भी तो उनका उल्लेख मिलता है ना सर? बिल्कुल, ठीक है, चलिए। अगला है, जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला है, दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। बात सही है क्या? तो सही है। दूसरा है, दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया था। बात सही है। तीसरा, दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे। तो ये भी बात सही है ना? इसमें तीनों सही है सर। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। सही तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में सही कथन बताना है। इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। तो बात सही है ना? कुरीतियां ही थी, उनके कारण इस धर्म का जन्म हुआ। इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। सर, ये भी ये भी सही बात है। सही है। सही उत्तर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों सही है। गंगा कार्य योजना के बारे में, चलो ये आ गया अपना। गंगा कार्य योजना के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट, पहला चरण 85 में शुरू हुआ था। ज्योग्राफी का प्रश्न है। और दूसरा है, गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो कौन कौन सा इसमें सही होगा? ये हम नहीं पहला बताए। तो सही है। जब इसका दूसरा चरण लागू हुआ ना, तो उसको राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं एनआरसीपी। एनआरसीपी बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, उसी में शामिल किया गया था। गंगा कार्य योजना का जो दूसरा चरण है वो इसी के नाम से शुरू हुआ था, फिर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोनों के दोनों सही है। अगला क्या प्रश्न, मानव निर्मित गुरु गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? भाखड़ा नांगल सर। वेरी गुड, भाखड़ा नंगल से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? सही कथन बताना है। झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। दूसरा है, झीलें बाढ़ को रोकती हैं। तीसरा है, झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। चौथा है, झीलें जलीय पारितंत्र को संतुलित करती हैं। चारों सही है सर इसमें। झीलों का प्रमुख कार्य है ये। तो ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। चारों के चारों सही है भैया। कौन सी झील मीठे पानी की है? चलो बताओ। 1 2 3 मतलब जल, बुलर और भीमताल। काहे लोग नहीं होगी? मणिपुर की तो खारे पानी की होगी। लोकटक भी है सर। लोकटक मणिपुर की झील है। वही तो पूछ रहे हैं। तो मणिपुर का इसलिए हमको लगा कि खारे पानी की होगी, इसलिए हमको लगा। नहीं सर, सभी झील मीठे पानी की है सर। बड़ा पानी सब जो है क्या है भैया, मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। बड़ा पानी कहाँ का है? बड़ा पानी मेरे ख्याल से बड़ा पानी देखना कहाँ का है सर। चलिए बता देंगे उसको। ठीक है, इसका देखिए कौन सी लैगून है बताओ। इसमें चिल्का है, पुलिकाट, अष्टमुडी, पेरियार। बताओ कौन कौन सा है इसमें? चारों हो जाएगा सर। चारों तटीय इलाके से संबंधित है। जो तटीय इलाके से आता है वो लेगुन होता है। अरे पेरियार कहाँ है? सर बड़ा पानी झील मेघालय में है सर। ठीक है, मेघालय में है। ठीक है, अच्छा पेरियार जो है ना केरल में है, मानव निर्मित झील है। बात समझे? पेरियार डैम बना हुआ है, उससे बना हुआ है ये। बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है इसका। ठीक है, ये तीनों लैगून हैं। ठीक है, समुद्र के पश्च जल के बचे अवशेषों और बीच में बने तटबंधों के कारण लैगून का निर्माण होता है। इतना ही याद रखो, बस इतना ही समझ लोगे, बहुत सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, झीलों के बारे में गलत कथन बताना है। विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट और बार रोधिका जिसको बोलते हैं, तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। तो बताओ कौन कौन सा इसमें गलत हो जाएगा भाई? इसमें दोनों सही है दोनों सही हैं सर। एक का ऊपर का तो कंफर्म है, नीचे का थोड़ा डाउट है। 1 नंबर तो सही है। जो तटीय गोखुर झील बनती है वो कैसे बनती है? ऐसे नदी चल रही होती है, ऐसे हाँ, सर्पिल आकार चलती है, वो जो कट के अलग हो जाती है ना, तो गोखुर झील बन जाती है वो। ऐसे करके चलती रहती है ना। फिर हो सकता है नदी का मूड है कि मूड बदले, वो ऐसे कर जाए, सीधे बह जाए। अब ये बन जाएगा ना गोखुर झील। फिर
यस सर, हाँ। तो तट कहाँ काट रही है ये? तट को काटा इसने कहीं तो पे? वो धारा से वो अलग हो जाती है ना सर, ये बोल रहे हैं हम। हाँ, तो धारा से अलग होती है। और गोखुर झील का निर्माण कहाँ होता है भाई? मैदानी क्षेत्र में, है ना? क्योंकि मैदानी क्षेत्र में ही नदियां बहुत आराम से बहती हैं। तो पहला वाला गलत है, सही होता है, ये हो जाएगा। दूसरा सही है, ठीक है, पहला गलत इसका, ठीक है। सर यहाँ पे मेरा तटीय क्षेत्र है। अगला क्या है? सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात है, एक नंबर। ठीक है। अगला क्या है? कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है। भीमा, तुंगभद्रा। भीमा, तुंगा और देखो लक्ष्मण तीर्थ तो नहीं है। तो सर सी होगा फिर। मालप्रभा भी नहीं है सर, तो पता नहीं। मालप्रभा है। मालप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा, ये तीनों नदियां क्या हैं? कृष्णा की सहायक नदी हैं, ठीक है। और तुंगा जो तुंगभद्रा है वो दो नदियों का मेल है। तुंगा और भद्रा दो धाराओं का मेल है। महानदी की अपोहा द्रोणी का संबंध कहाँ कहाँ है? ये भी प्रश्न आया हुआ है। सर इसमें पेपर में चारों हो जाएगा। चार हो जाएंगे, कंफर्म है? यस सर। नहीं सर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बस। पश्चिम बंगाल में है महानदी क्या? नहीं हाँ सर, सर, है। नहीं है, अरे कहाँ से? बिहार सिर्फ में भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अरे भैया नहीं है पश्चिम बंगाल में, ठीक है अन्नू। ये छत्तीसगढ़ सर। में है, उड़ीसा में है। इसकी अपवाह द्रोणी की बात हो रही है, ध्यान सर रखना। इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए ना, इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, हम ये नहीं अरे समझ भाई पाए। देखो, गंगा नदी बहती कहाँ से? उत्तराखंड होते हुए यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल होते हुए निकल जाती है जब गंगा नदी की बात होगी, ठीक है ना। जब गंगा द्रोणी की बात होगी तो वो छत्तीसगढ़ से भी चलेगी, मध्य प्रदेश से भी आएगी, आपका झारखंड से भी आएगी, उड़ीसा से भी आएगी, उस सब जगह से फिर आती रहेगी, ठीक है। सहायक मतलब नदियां कौन जहाँ कौन से सी? नदियां गुजरती है उसी को अवध द्रोणी कहते हैं। इसकी जो सहायक नदियां जहां जहां से बहते हुए आ रही हैं, जिन जिन क्षेत्रों को बहाते हुए ला रही है ना, वो सब द्रोणी में आ जाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा। चलो ये सब हटाओ, तो ये ध्यान रखना भाई। सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, पहला गलत है, पहला वाला नहीं होगा, इसका ये हो जाएगा सी वाला सही। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। गोदावरी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। गोदावरी कावेरी की है? फिर से देखना। महाराष्ट्र में भी इसकी सहायक नदी है। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? ये तो सबको पता होगा, गोदावरी। ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ पेपर में। अगला है, गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हाँ सर, ये परिणीता, मंजरी और वृद्धा ऐसे कर। वर्धा भी है, प्राणहिता भी है, मंजीरा भी है। ब्राह्मणी नहीं है। ब्राह्मणी और बैतरणी कहाँ पे मिलेगी? उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। उड़ीसा में Yes. गहिर माथा का नाम सुना होगा। गहिर नहीं, गहिर माथा, हाँ, गहिर माथा का नाम सुना होगा आपने। आपने नाम सुना होगा एक जो जहाँ पे वो ओलिव रिडले कछुए होते हैं, जहाँ पे आके वो प्रजनन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कौन सी जगह है? तमिलनाडु में सर। नहीं नहीं, उड़ीसा में है। उड़ीसा सर, उड़ीसा, उड़ीसा का भीतरकनिका में। हाँ, भितरकनिका, भितरकनिका ग्राम, ठीक है। तो ब्राह्मणी वहां पे है, तो इसका पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा सी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या है? नर्मदा नदी के संदर्भ में बताना सही कथन। नर्मदा नदी अपने उद्गम क्षेत्र से पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, तो बात सही है, उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा है, नर्मदा द्रोणी का विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी है। राजस्थान में नहीं है, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है, ठीक ना। जी सर। ध्यान रखना थोड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, दूसरा गलत है। अगला क्या है? कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं? तापी तो करती नहीं, इसको तो ऐसे काट दो, ताप्ती को छोड़ के गोदावरी, कृष्णा, महानदी, है ना। तो ये तीनों करेंगे, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। ब्रह्मपुत्र के बारे में बताना सही गलत कथन। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है। दूसरा है, ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर गौज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तीसरा, यह नदी अपने उद्गम स्रोत से काफी मात्रा में सिल्ट लेकर चलती, जो भारत के असम में हर साल बाढ़ का कारण बनती है। और देखिए, इसका पहला स्टेटमेंट जो होगा वो गलत रहेगा, ये सही रहेगा। पूरब की ओर से निकलती सर। हाँ, तो पहला तो इसका गलत हो गया, और दूसरा तो सही, नामचा बरवा से ही मुड़ रही है। और तीसरा भी सही है।
तीसरा उद्गम स्रोत से थोड़ी ना काफी मात्रा में सिल्ट लेकर चलेगी। सर जब ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करते हैं ना उसके पहले वहां से लेके चलती है ये। जब ये भारत में प्रवेश करती है ना तो वहां से बहुत तेजी से बहती है, वो काटते हुए निकलती है। यहाँ अवसाद इसको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें उद्गम स्रोत लिखा हुआ इसलिए ये नहीं होगा है ना। इसलिए गलत है। हाँ। तो ये भी गलत है आपका। तो मतलब पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा सही है। अगला क्या है? सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदी के बारे में बताना जिसका उद्गम नेपाल हिमालय में है। बताइए। घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी 3 नदियां हैं जिनका उद्गम कहाँ है? सॉरी, है ना, 1 3 4 सही इसका नेपाल हिमालय में है। याद रखना भैया इसको भी। गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथन सही कथन बताना। इसमें गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो इसका सही उत्तर पहला तो सही हो गया। दूसरा, यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय से निकलने के बाद गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। बात तो ये भी सही है क्या? सर दाहिने की बाएं? थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि दाहिने की बाहिनी है। सर ये बाएं दाहिने। साइड बाएं। सर अच्छा, कैसे? सर बाएं। एक बार ऐसे देखिए, अभी देखना, ऐसे चलेंगे। ये वाला हाथ ऐसे चल रहा, ठीक है। ओके सर। इसके बराबर में ये वाला भी तो चल रहा है। अब ऐसे चलेगा, ऐसे डोलेगा। ये चाहे जिधर जाए वो दाहिने ही रहेगा ना, है ना। सर थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा वैसे। सर मैं बताऊं सर ड्रॉ करके जो मुझे समझ में आया था। देखो, ये पता नहीं क्या पेन को हो गया। ऐसे करके गंगा नदी चल रही है, ऐसे यमुना भी चलती है बराबर में। ऐसे ही चलती ना, यस ये सर। यमुना, ये गंगा। ये दाहिना ही तो है इसका। अच्छा तो दाहिना ही होगा। हाँ, दाहिना ही होगा। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भागीरथी अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग, है ना। अगला क्या है? सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? बताइएगा। सर इसे नुब्रा भी है। नुब्रा को कंफ्यूजन है, नदी के बारे में हम नहीं सुने हैं। नुब्रा, सेओक, ये सब उधर की ही नदियां हैं कश्मीर एरिया में। झेलम, जास्कर, रावी, एनसीईआरटी में हम सब पढ़े थे ना। नुब्रा, सेओक, झेलम, जास्कर, सब रावी सावी सब। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है भाई, सिंधु की सहायक नदी। अगला क्या है? हिमालयी नदियों के संदर्भ में बताना सही कथन। यहाँ की अधिकतर नदियां 12 मासी हैं। क्या बात सही है क्या? हाँ सर। पूरा साल भर पानी बहता है। दूसरा है, ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। ये भी बात सही है। हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के निचले भाग में विसर्प और गोखुर झील का निर्माण करती हैं। ये भी सही है। ये भी सही है। हाँ सर। ठीक है। मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है ना तो इनका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। उसी धीमे बहाव की वजह से क्या करती हैं? विसर्प की तरह ऐसे करके फिर बहती हैं, ऐसे करके चलती हैं। तीनों सही है सर। ठीक है, तब यहीं पे बनाती हैं विसर्प, ऐसे गोखुर झील। ये विसर्प है, गोखुर झील फिर बन जाती है ना। सर यहाँ पे एक बात है, कटता लेकिन नहीं है सर, वो सटा ही रहता है गोखुर झील। गोखुर झील सटा रहता है, वो विसर्प ऐसे बनाती है नदियां ऐसे। अरे सड़क देखो ना, सड़क कैसे होती है, कोई कोई सड़क ऐसे चलती रहती है, ऐसे 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 करके। ऐसे नहीं होता है, ये विसर्प आकार है, विसर्प आकार होता है। ये धीमे बहाव की वजह से होता है। तो तीनों के तीनों सही है इसके। ठीक है। भारत की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा भैया गंगा ही होगी इसमें। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था। एक सही बताना, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। बात सही है। अभी यही थोड़ी देर पहले देखे थे हम सब, ये वाला सही हो गया। दूसरा है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसको जल विभाजक कहा जाता है। हाँ सर, दोनों सही है। ये बात सही है। भारत में नदी जल विभाजक के रूप में कौन कौन काम करता है? एक तो करता है अंबाला शहर, और उसके अलावा पश्चिमी घाट, इसके अलावा दिल्ली रिज जिसको बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली कटक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मेघालय वाला। हाँ, मेघालय वाला भी है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है। किन जीव मंडल निचयों को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है? बताओ भैया। ये वाला नंदा देवी को मिला हुआ है, नीलगिरी को भी मिला है, सुंदरबन है, हाँ मन्नार की खाड़ी सही है। तो सभी हो गए ना, सही उत्तर डी हो जाएगा।
सर इस तरह का लिस्ट बना के भेज दीजिएगा ना इसका, और जो विरासत में जो मंदिर वगैरह को समाहित किया था ना उसका, इस बार क्वेश्चन भी आया था उससे। ठीक है, बिल्कुल। किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा भाग में मिलता ही होगा, है ना? जी सभी में मिले। कुछ भी हो जाता गोदावरी है। में नहीं होगा, गोदावरी नहीं सर होगा। सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सभी, और ये बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला हो गया। हाँ ठीक है। मैंग्रोव वन के संदर्भ में बताना है। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति होती है। बात सही है। ये तटरक्षक के रूप में भी काम करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है। सही है दूसरा, मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। ये भी बात सही है। बहुत गहरी जड़ें होती हैं इनकी, याद रखना। ये जैव विविधता के संरक्षक माने जाते हैं। ठीक है, जीवों के आवास माने जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये तटरक्षक के रूप में काम करती हैं। ये भी याद रखना। सही उत्तर हो जाएगा सी। और ये सदाबहार वनस्पति में आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, सही कथन बताना है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। तो बात सही है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है प्रकृति में बदलाव आता जाता है ना? जी यस सर। ये सब पढ़े हैं एनसीईआरटी। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। जी सर इसमें दोनों सही है। सही ठीक है। है? दोनों ही सही रहेंगे। सही उत्तर हो जाएगा सी। सही पूछा गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में सही कथन बताना है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। सही बात है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। नहीं सर, 70 सेंटीमीटर से ज्यादा। 200 के बीच होती है सर, 70 नहीं होगा यहाँ पे, 100-200 के बीच। 70 से 100 होती है। ठीक है, ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। सॉरी कहाँ चला। ठीक है भाई, ध्यान रखना। दूसरा इसलिए गलत हो गया, पहला सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। पर्णपाती। सर पर्णपाती, लेकिन शुष्क पर्णपाती। लेकिन आर्द्र है कि शुष्क है ये बताओ। कंफ्यूजन में सर। सर आर्द्र शुष्क आर्द्र होगा, ह्यूमिड है। आर्द्र है। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है। इसको डिफाइन कर दीजिए ना, आर्द्र और शुष्क में। देखो जो पर्णपाती वन होते हैं ना, पर्णपाती दो प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र एक शुष्क। शुष्क में होता है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मेरे ख्याल से नहीं, 70 से, हमारे ख्याल से 270 से 200 सेंटीमीटर होती है। लेकिन नहीं, एक मिनट रुको। तो 50 सेंटीमीटर सर। आर्द्र पर्णपाती में 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। शुष्क वाले में 70 से कम वर्षा होती है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। और इसमें क्या ध्यान रखेंगे? इसमें एक चीज, ये बांस, इसमें बांस जो है ना, बांस से आप अनुमान लगाना बस। जी सर, पानी वाले में बांस उगता है। ठीक है, तो आर्द्र होता है, नमी रहेगी इसके अंदर। हाँ, तो इससे थोड़ा अंदाजा लगा लेना। ओके, सर्वाधिक क्षेत्र पर कैसे वन पाए जाते हैं? पर्णपाती, पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ये आर्थिक महत्व के होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग क्या बोलते हैं बिल्डिंग को, इन सब में भी बड़ा यूज होता है। कहाँ था वो सर? हाँ, ये औद्योगिक होते हैं, औद्योगिक उपयोग किए जाते हैं इनके। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वनों के। तो ये आर्थिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये उस जगह पे उगते हैं जहां पर ज्यादा दलदली भूमि नहीं होती है, ज्यादा झाल झंकार नहीं होता है, ज्यादा मतलब एकदम साफ सुथरा वन होता है वो। इसीलिए इनको काटने में भी आसानी होती है, इसलिए इनका व्यापार भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये कुछ इसके कारण हैं जो ये बहुत आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, उसके यही सब कारण रहे हैं। सदाबहार वन के बारे में बताना है। ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वन विरल होते हैं। तो तीसरा तो स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। गलत। तीसरा गलत हो गया। चलो, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचा ये दोनों। इनमें बताओ कौन सा सही होगा? सर एक दो दोनों। सर दो सर शुष्क प्रदेशों में शुष्क नहीं होगा उष्णकटिबंधीय सर। सदाबहार वन कैसे होंगे? कहाँ पाया जाएगा? हिमालय वाले और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व साइड में, और थोड़ा सा पूर्वोत्तर साइड का, अरुणाचल प्रदेश का एरिया। पश्चिमी घाट पे पाया जाता है। अंडमान निकोबार, पूर्व लक्षद्वीप भारत। सर, अंडमान निकोबार। बिल्कुल। तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो 70 से 200 सेंटीमीटर वाले होते हैं। ठीक है, वो आर्द्र जो होते हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान रखना। और जो शुष्क पर्णपाती होते हैं वो 70 से 100 सेंटीमीटर वाले होते हैं। ठीक है, अब कंफर्म हो गया। ठीक भाई, इतना ध्यान रखना। तो इसका दूसरा फिलहाल सही है, सही उत्तर भी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती में। यस सर। हाँ, 100 से 200 सेंटीमीटर वाले जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन,
70 से 100 सेंटीमीटर वाले जो हैं वो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, और पर्णपाती वन जो होते हैं वो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में उनके यहाँ बारिश होती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी ढाल पे देखो, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल नहीं पाया जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला तो अपने आप गलत कर दो। अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होगी, ये भी खत्म हो गया। तो पहला तीसरा तो अपने आप खत्म हो गए। एक यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो इसका दूसरा चौथा सही हो जाएगा ना? जी सर। यस सर। सिंपल है, ठीक है ना? सही उत्तर हो गया सी। सॉरी, ऐसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड में होगा तो हाँ, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे होगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, कहाँ पे? पुडुचेरी। दमन-दीव, पुडुचेरी। किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा प्रतिशत है मिजोरम में। yes sir। ये भी देखो, वनस्पतियों की विविधता का प्रमुख कारण क्या है? मृदा में विविधता है, सही बात है। तापमान में अंतर है, सही बात है। नदियों के जल की मात्रा में अंतर है, ये आएगा क्या इसमें? नहीं सर। गलत। नदी के जल से क्या मतलब इसमें? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बी। ये भी पढ़े हैं आप लोग, ध्यान से पढ़ते नहीं ना। ध्यान से अगर पढ़ेंगे ना तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं हुआ एनसीईआरटी का। सही बोले सर, ध्यान से नहीं पढ़े इसलिए बहुत सारा गलत। और जब पढ़ाते हैं ना तो आप लोग हमसे सवाल खूब पूछा करो, हम सबसे बोलते हैं, हमसे जितना पूछो उतना ही हम बताएंगे, और नहीं पूछोगे तो हम भी बता के निकल चलेंगे, है ना? तो इसलिए सबके लिए हिदायत है कि पूछने में कमी मत किया करो, ठीक भाई? अब टेस्ट जो होगा वो ऐसे ही लेंगे, हम टॉपिक बता दिया करेंगे, पढ़ा दिया करेंगे, उसका फिर टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है, अभी प्री तक चलता रहेगा ऐसे ही, रुकने वाला काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? वो वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती, लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, उसको क्या बोलते हैं? देशज, विदेशज, अक्षत। अच्छे वनस्पति। ये प्रश्न आया हुआ यूपीएससी में ही पूछा गया। वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं। भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी अवस्थित है, कहाँ पे है? अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में है, अंडमान में है। पिटली, जहां मनुष्य का आवास नहीं, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। भारत में कहाँ पर है? अभी प्रधानमंत्री जी भी गए। लक्षद्वीप। हाँ, आजकल तो लक्षद्वीप में है। आजकल ना बहुत प्रचार चल रहा है, पिटली द्वीप वहीं पे है। ये बताओ, मैदान सुमेलित बताना, सही सुमेलित। पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग क्या है? कोंकण। कोंकण। उत्तरी भाग। पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार, सही है। पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल है। पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग मालाबार हो जाएगा, है ना? हाँ, मालाबार। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी सरकार सर क्या बताया है यहाँ पर? उत्तरी सरकार पूर्वी तट का उत्तरी भाग है। उड़ीसा वाला जो तट है ना वो उत्तरी सरकार में आता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का ऊपर वाला भाग उसको लेंगे, फिर नीचे वाला भाग से नहीं, उड़ीसा के सामने जितना भी है वो सब उत्तरी सरकार है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो एरिया है वो आपका कोरोमंडल। अच्छा, ध्यान रखना इसका। बरकान का संबंध है किससे? मरुस्थल। वेरी गुड। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन ट्रैप काली मृदा। चौड़ी और छोटी घाटियां होती है, चौड़ी छिछली घाटियां, नग्न चट्टानों वाली काली मृदा होगी ना। प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाने वाली जो काली मिट्टियां होती हैं उन्हीं को बोलते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, काली मिट्टी को ब्लैक अर्थ चरनोजम जैसे नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में क्या है कि कौन सा कथन गलत है? गलत बताना भैया। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, तो बात तो सही है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 1600 मीटर, और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, बात ये भी सही है। पश्चिमी घाट देखेंगे एक तरफ से फैला हुआ है, पूर्वी घाट क्या है? नदियों ने काट रखा है। ठीक है, फटाफट हो गया। उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जानते हैं, अन्नामलाई पर्वतमाला में एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। और तीसरा चौथा है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है। बताओ कौन सा गलत? पहला दूसरा तो सही है, इन्हीं सी डी में से गलत है, बताओ। सी नल्लामलाई, यहाँ पे नल्लम सर। अनाईमुड़ी है ना सर? अनाईमुड़ी, हाँ अनाईमुड़ी दक्षिण भारत पश्चिमी घाट में नहीं, पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही कथन बताना है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। पश्चिमी घाट सतत है, नहीं बढ़ती है।
पार किया जा सकता है। देखो उत्तर से दक्षिण की ओर घटता नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर घटता जाता है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया इसका। दूसरा क्या है? दूसरा सही है ना? सर दर्रा। हाँ। दर्रों से ही पार करते हैं, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, भोर घाट। कई सारे दर्रे हैं इसके। ठीक है, सही उत्तर भी हो जाएगा भाई। चलो सर कितना सारा है अभी? अभी 70 पे पहुंचे हैं। अनायमुड़ी होगा सर इसमें 70 का ये। इसकी अनायमुड़ी हो जाएगी। चलो भैया, सब अनायमुड़ी हो गई। चलो जल्दी जल्दी मैथ की क्लास हाँ, अभी तो यही कर रहे थे। चलो, सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। थाल घाट महाराष्ट्र में है, पाल घाट गोवा में, भोर घाट केरल, दिफू अरुणाचल। दिफू सही है, अरुणाचल में सर है। पाल घाट भोर घाट गलत है, पाल घाट उल्टा कहाँ कर है? दिया इसमें। भोर घाट नहीं है सर, पाल घाट केरल। केरल और भोर घाट पाल गोवा। घाट केरल, भोर घाट गोवा। 2-3 इसमें रॉन्ग होगा। अच्छा, तो गलत पूछा गया। हाँ, गलत ही पूछा गया है। ये सर जी सर, बी। ठीक है, एक चीज और याद रखना, भोर घाट गोवा में नहीं है, भोर घाट भी आपके महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ओके सर। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में पड़ते हैं, पाल घाट पड़ता है केरल में। ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलो यहां बताओ, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम सही है? गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंती। सही है सर। ये कर देते हैं। अगला है प्राद्वीपीय पठार के बारे में गलत कथन बताना है। पठारी भाग में संकरी गहरी घाटियां होती हैं, यहाँ की पहाड़ी गोलाकार है, भारत के प्राचीनतम स्थिर भूभागों में से एक है। कौन सा इसमें सही होगा? सर गलत देखो, पूछा है ना इसमें। अच्छा गलत पूछा गया है। देखो यहाँ की पहाड़ियां गोलाकार है, सही। ये सर पहला सर प्राचीन लेकिन ये स्थिर नहीं थी कि भूकंप वहां पे तो आ चुका ना, तो स्थिर इसको कैसे बोलेंगे? भूगोल ऐसे ही मान रहा है इसको। अभी स्थिर भी है, नीच से बना है, प्राचीन। प्राचीनतम है। ठीक है, तो ये भी सही है। गलत यही एक है, गहरी संकरी घाटियां नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। पहला इसका गलत है, तो बाकी सर सब इसको सही। स्थिर भूभाग मानेंगे तो? क्या? हाँ इसको स्थिर भूभाग मानेंगे? हाँ, बिल्कुल मानेंगे। वो एक भूकंप आया अपवाद है महाराष्ट्र में, जो वो अच्छा झील की वजह से आया था। अच्छा, झील का है। ठीक है। सर ठीक है, ज्योग्राफी में भी एक्सेप्शन आने लगे क्या? हाँ आएंगे। चलो, उत्तरी मैदान के बारे में बताओ, सही कथन पूछा गया है। उत्तरी मैदान सबसे अधिक पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, अधिक भाग। सही है। दूसरा है, उत्तरी मैदान के मांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप होते हैं, बात सही है। तीसरा है, उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। खादर ही होता है जहां पर बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता रहता है। बांगर होता है जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, कम उपजाऊ होता है। तो तीनों का तीनों सही है, सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल गोलाश में जमा कर देती हैं। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। भाबर में। उपरोक्त से संबंधित है। तराई खादर में से और भाबर तराई, बताओ कौन सा सही होगा? तराई। भाबर। भाबर में नदियां विलुप्त होती हैं। ठीक है, ये हिमालय है, ये बनेगा भाबर, ये होगा तराई। ठीक है ना, ये तराई है, बांगर खादर। ये भाबर है। ठीक भैया, ध्यान रखना। ओके, भाबर बाबर लिखे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी बता दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सही कथन बताना। गंगा के मैदान का विस्तार घग्घर तिस्ता नदियों के बीच में है, पहला हो गया। दूसरा, हरियाणा दिल्ली राज्य सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, सही है, दूसरा सही। तीसरा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में है। तो गलत। कौन सा होगा? उत्तर में बहता तो गलत है सर। बी। पूरब में है ना, उत्तर में काहे रहेगा? पूरब में है। सर गंगा के ऊपर में बहती है। अरे बगल में ऊपर बहती है, मैं ऐसे है। पूरब साइड। पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा, ऊपर बहती है। तो पहला दूसरा इसका सही रहेगा। ठीक भैया, चलो ध्यान रखना। हरियाणा दिल्ली वाला जो बता दीजिए थोड़ा सा, हरियाणा दिल्ली जो था। अरे दिल्ली रिज सिंधु के को बारे अलग में करती है। ना थोड़ी देर पहले हम सब कि दिल्ली रिज जल विभाजक का काम करता है, अंबाला जल विभाजक का काम करता है, पश्चिमी घाट जल विभाजक का काम करता है। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। वो दिल्ली राज्य नहीं, दिल्ली, ये दिल्ली रिज जो है ना, पंजाब हरियाणा दिल्ली में भी है, यूपी के कुछ भागों में है, राजस्थान के भी कुछ भाग में पाया जाता है। ठीक है, दिल्ली रिज बड़ा लंबा चौड़ा है। ठीक है ना, याद रखना। एनसीईआरटी में जिसको बड़े अच्छे समझाया उन्होंने। अगला प्रश्न है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों से हुआ है? देखो सिंधु नहीं है उसमें, पंजाब के सिंधु को मैदान। छोड़ के।
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज भी होगा सर इसका। सिंधु वाला और माही वाला छोड़ के सब। किन नदियों के द्वारा होता है पंजाब के मैदान का निर्माण? ये लेकिन पंजाब के मैदान के बारे में एक चीज और याद रखो, पंजाब सिर्फ भारत के पंजाब की बात थोड़ी कर रहे, तो पंजाब के मैदान की बात हो रही है यहाँ पे। सर पाकिस्तान वाला भी मैदान आएगा क्या? पंजाब है ना आएगा, वो पंजाब तो पूरा है। अब भारत के पंजाब मैदान की बात होती तो अलग थी, है ना। इसमें ऐसे प्रश्नों थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना तुमको, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तावाही, ठीक है। चलो अगला क्या है? नदी मैदान दोआब क्या होता है? सर दो दो नदियों नदियों के के बीच का बीच भाग। में। ये भी आया हुआ है पेपर में। उत्तरी मैदान किन प्रणालियों के द्वारा बना है? ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को क्या बोलते हैं? निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच दून। देहरादून। दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, दून ही दून है जी ना। सर 9th क्लास। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में सही कथन बताना है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं जी सर। असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। सही है क्या? सर ये संपीड़ित होगा शायद, यहाँ पे असंपीड़ित नहीं होगा। असंपीड़ित नहीं होगा, क्यों? असंपीड़ित का मतलब होता है जो मतलब क्या बोलते हैं, मजबूती से जो पकड़े हुए नहीं है, भुरभुरी अवस्था में विद्यमान है, असंपीड़ित है। संपीड़ित मतलब होता है ना, एक तह पे तह हुई, बैठी पड़ी है, जमी हुई है, ठीक है। अगर शिवालिक में ऐसा कुछ होता तो उसमें इतना वो क्या बोलते हैं, भूस्खलन जैसी समस्या नहीं आती, ठीक है ना। यही कारण है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो पहला दूसरा दोनों सही है, सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके चलिए, कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू कहाँ पे है भाई? कश्मीर मध्य हिमालय, लघु हिमालय में। सर महान सर इसमें डाउट है सर, लघु हिमालय। सर इसमें डाउट है सर। कश्मीर घाटी, कुल्लू, कांगड़ा कहाँ पे है ये? नहीं ये 50, अच्छा सर हिंदी और इंग्लिश में सर नंबरिंग का दिक्कत है, हम लिख के रखे हैं 58 नंबर में, मेरे को डाउट है। लेकिन ये नहीं जास्कर वाला, ठीक है, इसके ऊपर आएगा। इसका शिवालिक तो होगा ना। शिवालिक में कैसे सर? सर कश्मीर शिवालिक में घाटी दून तो पाया सर जाता है ना सर? एक मिनट, नहीं, इसका डी होगा या सर? लघु हिमालय में होना चाहिए, सही बोल रहे हैं। ये सब लघु हिमालय में। हिमाचल हिमालय जिसको बोलते हैं, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं इसको। लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? ये वाला धौलाधार, सर फिर जास्कर पंजाब, तो नहीं महाकाल। आएगा। जास्कर को हटा दो, चौथा जहां जहां है सब हटा दो, बी। ठीक है। बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। धौलाधार, फिर पंजाब, महाभारत सब आ जाएंगे। विशेषता मध्य हिमालय, लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी है बताओ तो? पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है। इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तीसरा, दून इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। तीसरा तो गलत है, तीसरा वो शिवालिक का है, तो सर ए दूसरा आएगा। सही है, दूसरा सही है। असतत भी है ये, ठीक है। कटी फटी बहुत है ये, क्योंकि नदियां जो रही है ना, ज्यादातर हिमालयी नदियां इसी मध्य हिमालय को ही काट कर निकली हुई, काटती हुई बही होती। और सर सबसे ज्यादा सर्चर जोन यहीं पे है। हाँ, तो इसका पहला दूसरा सही हो जाएगा ना। जोन 5 में भी आता है भूकंप के। हाँ, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय के संदर्भ में सही कथन बताना है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, याद रखना भाई। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, बात सही है, क्योंकि इस पे नदियां नहीं, इसको नदियों ने नहीं काटा है, ठीक है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? हिमालय के इस भाग की क्रोड जो है ग्रेनाइट की बनी है, मजबूत है, ये भी बात सही है। तीसरा, गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। देखो पूरी तरह अगर बर्फ पिघल गई ना गलती से, तो समुद्र में बाढ़ आ जाएगी फिर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपने खास करके। तो पहला दूसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ए। गलत कथन बताना है यहाँ पे। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, बात सही है। हिमालय पर्वत नहीं सर, सिंधु से है सर, सिंधु से अच्छा ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सॉरी सतलज नहीं सिंधु है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। पश्चिम में चौड़ा है, पूर्व में कम है, सही है, 2400 से 1600। 400 से 2400 कश्मीर के आसपास है। 2400 किलोमीटर लंबाई है जी। चलो, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। नहीं गलत है, तीसरा वाला। ये भी गलत हो जाएगा। पूर्वी भाग में ज्यादा विविधता पाई गई। पहला तीसरा गलत है, ठीक है। सही उत्तर हो गया सी। ओके ओके, चलिए आगे चलें। ध्यानपूर्वक पढ़ना, सही कथन बताना इसमें।
भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई थी। गोंडवाना से अलग होने गलत। के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित नहीं, उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणामस्वरूप हिमालय का विकास हुआ, ये बात सही है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्या है, ये काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सर 2004। 2004 में। वेरी गुड। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं इसमें? सारे आ जाएंगे इसमें। सभी है। ठीक है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास सब आ जाएंगे, सही बात। प्रधानमंत्री रोजगार योजना संबंधित सही कथन बताना है। इस 93 में शुरू हुआ था क्या ये? जी सर। दूसरा है ग्रामीण और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया था, ये भी सही है ना। तो इसका पहला सही है, दूसरा भी सही है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना। अगला है नरेगा 2005 के बारे में सही कथन बताना है। ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है, पहला सही है। स्टेटमेंट। दूसरा है इसमें प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये भी बात सही है ना। जी इसके सही। अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो 15 दिन के। ये 15 दिन। 30-15 हो जाएगा बस, बाकी पहला दूसरा तो सही है। ठीक है ना, याद रखना भाई। चलिए, नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों, आर्थिक समूहों में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किसमें है? सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किसमें पाई जाएगी? अनुसूचित जनजाति। जनजाति हो जाती है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति में। ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के समान मानक तय किए गए। इनके अनुसार निर्धनता रेखा के नीचे किसको माना जाता है? इसके लिए जिनकी आय $1 दिन से कम होगी उन्हीं को माना जाएगा, है ना। ओके, इसमें एक सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था। विश्व बैंक ने पूरे विश्व में निर्धनता रेखा का निर्धारण कर रखा है। उसने एक लिमिट निर्धारित कर रखी है कि इसके नीचे जो रहेंगे वो निर्धनता रेखा में जाएंगे, निर्धनता रेखा के नीचे चले जाएंगे, इसके ऊपर जो जाएंगे वो निर्धनता रेखा के ऊपर रहेंगे। तो वो उन्होंने एक जो लिमिट तय कर रखी है वो $1 की तय कर रखी है। $1 एक दिन में जो नहीं कमाता है वो निर्धनता रेखा के नीचे होगा। ठीक है, $1 सर $1 से ऊपर था, 75 था सर, लगभग $2। $1 है, उसको देखो ना एक बार। $1 से नीचे जो कमाएंगे सर अंकित बोल रहे हैं $2। अरे बोल तो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। निर्धनता रेखा के नीचे माने जाएंगे जो $1 से कम कमा रहे हैं। ठीक है, उसके एक बार देख लीजिएगा, फिर से डाउट में रख लीजिए इसको। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSS। गरीबी रेखा निर्धारण की स्वीकृत कैलोरी क्या है? ग्रामीण में 2400 है ना। शहर में की। ध्यान रखना इसका। सर सर शहर में ज्यादा कैलोरी होगा ना सर? नहीं, शहर में कम होगा। गांव के लोग कुदाल चलाते हैं, शहर में बैठे कौन कुदाल चलाता है? तो सर कुदाल चलाएंगे तो सर कैलोरी कमी तो होगी। अरे ज्यादा कैलोरी की जरूरत होगी, ज्यादा ताकत चाहिए होगी तभी ना कुदाल चलेगी। क्या बोल रही? ये वाला आ गया, चलो विज्ञान वाला प्रश्न आ गया। रक्त एक संयोजी सर ये ऊतक है। मत कराइए सर। रहने दे। जी सर ये साइंस वाला नहीं समझ में आएगा। अच्छा, साइंस वाला छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी इसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो करवा ले 29 नंबर से। करा दीजिए सर। सर सारे बता दीजिए। 29 वाला 29 से करवा देते हैं। साइंस का छोड़ देते हैं, साइंस वाला तो है ना। ठीक है, साइंस का हटा देते हैं। 30 ये अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन बताना है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी बिखरी इकाइयां शामिल होती जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, पहली चीज है। ठीक है, सही है। दूसरा है यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता, ये भी बात सही है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया भी जा सकता है, ये भी बात सही है ना। तीसरा क्या है? असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम विनियम नहीं होते, ये तो गलत है ना। नियम विनियम गलत। हाँ, ये वाला सही है। आना सुबह 8 बजे है, आ रहे 10 बजे। हाँ वही चीज। ठीक है, तो चलो संगठित, एक मिनट रुके तो। संगठित क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन बताना है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा है संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना होता है, ये भी बात सही है। सही है।
सही है। तीसरा क्या है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन छुट्टी या अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। ये गलत हो जाएगा क्योंकि होता है, प्रावधान गलत। होता है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा इसका गलत रहेगा, ठीक है। सवेतन अवकाश मिलता है। कौन सा कथन सही है बताओ? प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, तृतीय क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होगा। ये बात सही है। सही है, यस सर। दूसरा है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित होते हैं। ये भी बात सही है, ये भी सही है, यस यस। ठीक है। सही उत्तर सी हो जाएगा फिर। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का है। सही सही है है, ना? यस सर। अगला है, भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। सही है। ये भी सही है। सही है सर। रोज सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। सही है ये गलत? गलत, सही है सर, गलत है ना। सही है। उत्पादन इसमें बढ़ा, रोजगार नहीं बढ़ा उतने हिसाब से, उस स्पीड से रोजगार नहीं बढ़ा है, ठीक है। बस समझ है ना? यस सर। हाँ, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। जीडीपी के बारे में बताना है, इसमें कौन सा सही तरीके से परिभाषित कर रहा है। चलो बताओ। किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य जीडीपी होता है ना। बी ए नंबर। देश के नागरिक बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, देश के नागरिकों द्वारा बोल रहा है ना, तो भारत Yes, के अंदर सर, विदेशी व्यक्ति होगा तो वो नहीं करेगा क्या? यस सर, इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। नागरिक की बात नहीं है। सही कथन बताना, तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। सही बात है, यस है ना? सर। सेवा क्षेत्र का देश ये कौन सा उत्पादन करते हैं? ये सहयोग कर सकते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, दोनों सही है, ठीक है। सही बताना है, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन होता तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। सही बात है, यस सर। सही है ना। और दूसरा क्या है? प्राथमिक में तो सर डायरेक्ट लिया जाता है ना वस्तु का यूज। खनन विभाग जो है सब प्राथमिक बनाता है ना सर, खनन वाला सर। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन होता तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि, प्राथमिक क्षेत्र अलग है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि अलग है। खेती करना प्राथमिक क्षेत्र है, खेती यस है सर। ना। गतिविधि है गेहूं कटाई हो जाए, आटा पिसाई हो जाए, ठीक है। जब आटा पीस कर उससे जब ब्रेड बनाया जाता है तो सेकंड क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाता है, ठीक है। जब तक आटा बना रहता है तब तक वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र की रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना। चलो ये हो गया, हाँ ये दोनों सही है, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अनुरूप में परिवर्तित, ये बात सही है, ठीक है ना। यस सर। ओके सर। एक लास्ट यही है, कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, ये बता दो, बस बात ए खत्म। वन्य जीव पशु विहार का परिचार। ये नहीं करते, ठीक है। बाकी तो रोक दें अब। सर क्वेश्चन का मतलब समझा दीजिए ना। कौन सा? ये 22 नंबर जो है। समुदाय मतलब होता है जैसे आदिवासी समुदाय है, ठीक है, जनजाति समुदाय है, या कोई भी समुदाय है। वन्य जीव पशु विहार के परिसीमन में आपकी कौन सी भागीदारी होती है? आप निर्धारित करते हैं क्या कि वन्य जीव पशु विहार यहाँ बनाया जाएगा, उसकी सीमा यहाँ तक होनी चाहिए, ऐसा हम करते हैं क्या? वो तो सरकार का काम है ना, सरकार निर्धारित करती है ना अन्नू? यस सर, हाँ समझ गए। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। ठीक है, अब रोक देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न सारा।